So, good morning once again, and let's start the chapter number 11. This is fashion design and merchandising. आपको पहले से ही पता है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने पहले ही किया था कि फैशन डिजाइनिंग क्या है. आपको सबको पता है, बुटीक्स नॉल, आप लोग सभी को पता है फैशन डिजाइनिंग क्या होता है ना. बेसिकली ड्रेस डिजाइनर्स होते हैं ना, फैशन डिजाइनर्स. और मर्चेंडाइजिंग क्या होता है? ये जो उन फैशन डिजाइनर्स के काम को प्रोत्साहित करने की कोशिश करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनके बनाए हुए सामान को मार्केट में लाके उसको पब्लिश करते हैं, पब्लिसिटी करते हैं, ताकि लोग खरीदे, ताकि लोग उसको खरीदे. ये होता है, ये चीज, इसको बोलते हैं मर्चेंडाइजिंग. गिव मी अ मिनट, मैंने कुछ स्लाइड्स निकाली हुई हैं आपके लिए. यू विल शेयर ऑल दोज स्लाइड्स एज वेल. Yes. So I will take you to the slides now directly. देखो, सो ये है हमारा कैन यू सी इट बच्चों? सो ये हम आज पढ़ रहे हैं फैशन डिजाइनिंग एंड मर्चेंडाइजिंग. और इसमें ये सबसे पहला हमें जो जानना जरूरी है वो है कि डिजाइन क्यों इम्पोर्टेंट है और मर्चेंडाइजिंग क्यों इम्पोर्टेंट है. फिर सबसे पहली बात है, आप पहले से ही जानते हैं कि डिजाइनिंग इम्पोर्टेंट है. आप ये जो फैशन और क्लोथ्स पहनते हैं, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपको आपके जो फॉल्ट्स है, आपके जो शरीर में, आपकी जो हमारी जो काया है, इसमें जो फॉल्ट्स है उनको छुपाने का काम भी करते हैं और इनको सजाने का काम भी करते हैं. देखिए, एक ही कलर है और एक ही कलर में सब कुछ निकाल दिया, कितनी तरह की ड्रेसेस निकाल दी, थीम ले लिया उन्होंने एक. दिस इज कॉल्ड थीम, राइट? तो क्या होता है, ये डिपार्टमेंट ऑफ डिजाइन एंड मर्चेंडाइजिंग लिखा है यहाँ पे. सो ये बेसिकली थीम निकालते हैं जिससे वो चीज़ ज़्यादा पॉपुलर हो जाए. पॉपुलैरिटी रियली मैटर्स बेसिकली, राइट? अब आता है कि फैशन टेक्नोलॉजी में कौन कौन से टर्म्स हैं. हालांकि हमें कर चुके हैं बट हम फिर भी रिवाइज करेंगे. फैशन टेक्नोलॉजी में सबसे पहला टर्म है फैशन. और फैशन क्या होता है? समय के हिसाब से बदलता रहता है, आता जाता रहता है. ओके. फिर है स्टाइल, शैली. स्टाइल क्या होता है? स्टाइल किसी भी ड्रेस में कोई भी एक्सेसरीज आप डालते हो या कुछ एक्स्ट्रा आप लगाते हो, वो स्टाइल बन जाता है, वो स्टाइल कहलाता है. और ये भी टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है. स्टाइल भी टाइम के साथ साथ बदलता रहता है, आता जाता रहता है. जैसे बेल बॉटम्स थे पहले, अब जीन्स आ गई हैं. कभी बेल बॉटम का क्या मतलब होता है? नीचे से जो जीन्स होती है ना, उसका जो नीचे वाला पार्ट होता है वो बेल जैसा दिखे, राइट? सपोज दिस इज द पिक्चर. सो ये क्या है? स्टाइल्स है. आते जाते रहते हैं. फिर आता है फेड्स. फेड्स मैंने आपको बताया था, ये भी पार्ट ऑफ फैशन ही होता है. लेकिन फेड्स जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा कम समय के लिए रहते हैं, बहुत ज़्यादा कम समय के लिए. ओके. देन आता है क्लासिक. जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था साड़ी का, कि कुछ साड़ी में भी फैशन भी होता है और क्लासिक भी होती है. लेकिन क्लासिक चीज़ का मतलब इसके शब्द से ही समझ में आ रहा है बच्चों कि क्लासिक चीज़ की लाइफ ज़्यादा होती है, लाइफ लॉन्ग होती है. वो जो चीज़ क्लासिक होती है उस वो एवरग्रीन भी कह सकते हो आप उसको. मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि अगर आप सिल्क और कॉटन की साड़ी खरीदते हो तो कभी भी आउटडेटेड नहीं होती, आउट ऑफ फैशन नहीं होती, वो हमेशा रहती है. ओके. फैशन का विकास. फैशन का विकास कैसे होता है? फैशन जो है, फैशन इंडस्ट्री, उसमें जो वर्क पैटर्न है, काम करने का जो स्टाइल है, उसको समझने के लिए फैशन इंडस्ट्री कुछ रूल्स और कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ नॉलेज रखती, कुछ नॉलेज होती है उससे रिलेटेड. तो अगर आपको इसके डेवलपमेंट को समझना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वो किस पैटर्न पे और किस प्रिंसिपल पे काम करती है. कौन? फैशन इंडस्ट्री. आई बात समझ में? और इसको क्या
क्या करते हैं इस क्रम में, सबसे पहले जो जानना हमें ज़रूरी है वो है कि फैशन डिज़ाइनर क्या होता है और फैशन से रिलेटेड पुरानी धारणाएं क्या क्या है, एक्सेट्रा। अब आता है फैशन अपेक्षाकृत एक नया विषय है। फैशन आपके लिए एक नया विषय है, राइट? लेकिन आपको ऐसा लगता है कि इट्स अ न्यू सब्जेक्ट, पर लेकिन ये बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है, बहुत पुराने समय से। कहाँ से? फ्रांस से। ये देखो, आपको कुछ ड्रेसेस दिखाऊंगी, इससे आपको पता चलेगा कितने पुराने समय से चलता आ रहा है। देख रहे हैं? तो ये है फ्रांस। आपको पता है फ्रांस, मैं आपको पहचान बताती हूँ, आईफिल टावर, पेरिस, यूरोप। यूरोप यूरोप है आपका, और यहाँ से आके चल के आया था फैशन। इन लोगों के लिए डिज़ाइन करते थे। ये देखिए, सी द लेडी। अब आता है आपको फैशन एग्जैक्टली है क्या, फैशन में एग्जैक्टली होता क्या है। फैशन में बच्चों, फैशन में जैसे फैशन एग्जैक्टली हम क्यों करते हैं और कैसे होता है और क्या मायने हैं फैशन के। तो फैशन में क्या करते हैं, आपको भी पता है कि एक जगह की संस्कृति, एक देश की, एक राज्य की, एक स्टेट की जो संस्कृति होती है, रीति रिवाज होते हैं या पहनावा होता है, हम उसे अडेप्ट करते हैं, उसको अपनाते हैं। जैसे कि फॉरेन में आजकल इंडियन कल्चर बहुत पॉपुलर हो रहा है। हाँ, वो लोग साड़ी पे, सूट पे आ रहे हैं, यहाँ की ड्रेसेस पहनना पसंद करते हैं, और हम लोग उधर की, है ना। वी कम टू द वेस्टर्न, दिस इज द पार्ट ऑफ वेस्टर्न ड्रेसेस, है ना। आपको सबको पता है ये सब वेस्टर्न ड्रेसेस में आती हैं, और हमारे इंडियन ड्रेसेस में क्या क्या आती हैं, साड़ीज, सूट्स, है ना, हमारे यहाँ वो आते हैं। उसके अंदर चेंजेस और मॉडिफिकेशंस चलेगा, लेकिन वो है ओरिजिन इंडिया का, राइट। सो दैट इज आवर इंडियन फैशन, इंडियन कल्चर। अब आता है कि फ्रांस, फ्रांस जो है वो फैशन का सेंटर कैसे बना, क्योंकि फैशन कहाँ से आया, फ्रांस से। कहाँ से आया, फ्रांस से। तो इसलिए ये यहाँ पे बहुत ज़रूरी है हमें, क्योंकि स्टार्टिंग जो हुई फैशन की वो फ्रांस से हुई। और अगर आप फैशन वर्ड को देखें तो फ्रेंच फैशन, राइट, इसका इन्वेंशन भी वहीं से हुआ, इस शब्द का। ये देखिए, ये देखिए, यू सी दैट। इतने पुराने ज़माने में, 18th सेंचुरी में, 17th सेंचुरी में भी इन लोगों का फैशन सेंस कितना डेवलप था, है ना। सो 18th सेंचुरी में फ्रांस में ये फैशन डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था, वहाँ पर फैशन शुरू हो गया था। पहले क्या होता था वहाँ पर, हर सब जगह यही होता था, लेकिन वहाँ पे भी क्या होता था, हाथ से सिलाई की जाती थी। कोई मशीन नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था, और हाथ का इस्तेमाल करते थे सिलाई करने के लिए। और फिर क्या हुआ, वो क्या क्या करते थे, ड्रेसेस में रेशमी कोट बनाते थे, रिबन और लेसेस इधर से उधर भेजा करते थे ड्रेसेस को डिज़ाइन करने के लिए, डेकोरेट करने के लिए। और फिर उसके बाद जब हाथ से मेहनत करते थे तो काम ज़्यादा करना पड़ता था, भाई हाथ से पूरा ड्रेस सिलना तो बहुत मेहनत का काम है। फिर उन्होंने क्या किया, और वो जो भी ड्रेस डिज़ाइन करते थे अपने एक पर्टिकुलर कस्टमर के अकॉर्डिंगली डिज़ाइन करते थे। तो वो तो यहाँ भी करते हैं, मीन्स वहीं से निकल के आया है वो चीज़। ओके, सो अब क्या किया, उसके बाद में मशीन की इन्वेंशन हुई, सिलाई मशीन की, जो किसने की, सिलाई मशीन के फादर थे जिन्होंने उसकी इन्वेंशन की, इसाक सिंगर। अगर आपको पता हो इसाक सिंगर, तो अगर आपको आपने कभी मशीन देखी हो अपने घर में, तो मशीन के ऊपर सिंगर लिखा होता है, SINGER, सिंगर। तो एक्चुअली जिस व्यक्ति ने पहले, सबसे पहले मशीन की खोज की थी, सिलाई मशीन की, उसको, मशीन को वो नाम दे दिया,
सिंगर, ओके। और इसाक सिंगर के नाम पे मशीन का नाम सिंगर डाल दिया गया। और मैंने भी अपने घर में बहुत पुरानी मशीन देखी मेरी मदर के पास, उस पर सिंगर लिखा हुआ है। फिर उषा, फिर कंपनीज ने अपनी अपनी मशीनें निकालनी शुरू की, उषा की मशीन निकाली, लेकिन ज़्यादातर सबसे पहले पुरानी मशीन पे सिंगर ही लिखा मिलता है। दिखाते हैं आपको, ये देखो, ये है इसाक साहब, और इन्होंने इन्वेंशन की थी इस मशीन की। तो ये था सबसे पहला मॉडल सिलाई मशीन का जो इन्होंने निकाला था। इसमें ये एक्चुअली टेबल सॉर्ट ऑफ है और इसके नीचे भी मशीन लगी हुई है। इसमें फ़ायदा हो जाता है, इसकी पूरी मशीन नीचे है और ऊपर इसका सिस्टम है और ये इसका हैंडल है। तो ये है सबसे पहली मशीन, ये देखिए, ये इसकी ड्राइंग, ओके। और ऐसी ही मशीन्स हमने घरों में देखी है पहले, बहुत पहले हमारी दादी नानी के पास, क्योंकि पहले क्या होता था, सबसे पहले डिज़ाइन तो सेम ही आता है सभी जगह, उसके बाद उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस आने लगते हैं। एंड आई रियली डू रिमेम्बर आई हैव सीन द मशीन एट माई होम लाइक दिस। और इस पर सिंगर लिखा हुआ होता था, ओके। अब आता है, इसके बाद हमारे को जो समझना है, गिव मी अ मिनट, अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि आपकी बुक में है, जब हाँ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, जब ये मशीन आ गई तो उसके पहले तो जो सिलाई का काम था वो बहुत डिफ़िकल्ट होता था। सिलाई का काम करना बहुत डिफ़िकल्ट होता था, करने में बहुत टाइम लगता था, किसी के लिए ड्रेस डिज़ाइन करने में बहुत टाइम लगता था। लेकिन जब ये मशीन आई तो इन्होंने, कहते हैं ना स्टार्टिंग में प्रोडक्शन कम होती है, तो जब स्टार्टिंग में प्रोडक्शन कम थी तो क्या हुआ, उन्होंने सबसे पहले ये मशीनें दी मिलिट्रीज़ को, जहाँ पर जो सैनिक होते थे, जो सोल्जर्स होते थे, उनकी ड्रेसेस सिली जाने लगी, सबसे पहले वहाँ पे पहुँचाई गई। और उसके थ्रू क्या करते थे, सोल्जर्स की ड्रेसेस सिलने का काम शुरू हुआ और बहुत तेज़ी से सोल्जर्स की ड्रेसेस सिल के देनी जानी शुरू की होने लगी। उसके बाद आता है ईयर 1849 में लेविस स्ट्रॉस करके एक व्यक्ति थे और इन्होंने सबसे पहले जीन्स बनाई, डेनिम जीन्स, मतलब पैंट बना करती थी लेकिन इन्होंने डेनिम का कपड़ा निकाला और जीन्स में उसको एक लुक दिया। अगर आपको मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी, आपको कुछ याद आएगा, आपको एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, आपको याद आएगा। गिव मी अ मिनट। So there you go. Actually, it's not. Yes, now it will work. सेशन एंड हो सकता है, हाँ, सो रीस्टार्ट कर लेना। ये देखो, कुछ पहचान आ रहा है बच्चों, ये याद आ रहा है आपको, लेवी स्ट्रॉस, लेवी स्ट्रॉस। एक्चुअली ये है लेवी साहब, कोई इसको लिवाइस बोलता है, कोई लेवी बोलता है, बट ये है लेवी। ये जो आपके शोरूम है ना, आप लेवी की जीन्स खरीदते हो, तो सबसे पहले जीन्स लेवी स्ट्रॉस साहब ने बनाई थी। और उसके बाद इन्होंने वो टैग ही बना लिया, कंपनी बना ली इन्होंने, और जीन्स की ये फेमस है। ये देखिए, आप इनकी जीन्स खरीदते हो और इनकी जीन्स 2,500-3,000-4,000 तक की होती है, लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, उसकी फिटिंग बहुत अच्छी होती है, आपको एक स्मार्ट लुक देती है। जो एक लोकल जीन्स होती है उसमें इतनी स्मार्टनेस नहीं आती, पर इस कंपनी की जीन्स पहनती है आपकी पर्सनालिटी एकदम बदल जाती है। और यहीं से ये नाम निकला। ये मुझे भी इसको, मतलब मैंने कुछ लोग को मैंने बहुत सुना है कि गलत बोलते हैं। आई वॉज ऑल्सो कन्फ्यूज, देन आई डिड एक्सप्लोर दैट
नाउ आई गॉट टू नो दैट दिस इज लेवी स्ट्रॉस। लेवी स्ट्रॉस इनका नाम है और उन्होंने अपने नाम पर लेवी स्ट्रॉस एंड कंपनी करके कंपनी खोली। और ये जो इन्होंने वीडियो दिखाया है, दिस इज दी जीन्स एक्चुअली। तो पैर दिखाए उन्होंने कटे हुए और उन्होंने इसको पेटेंट करा लिया अपने नाम पे। ठीक है, सो आपको याद रहेगा, आप कभी भी नहीं भूलोगे जब आप शोरूम का नाम याद रखोगे ये ब्रांड है और इन्होंने एक ब्रांड बना लिया, इतने फेमस हो गए कि ब्रांड बन गया वो। ठीक है, लेवी स्ट्रॉस। तो ये जो आपकी बुक में जो पिक्चर है लेवी स्ट्रॉस डेनिम जीन्स के लिए, ये यंग थे तब की पिक्चर है आपकी बुक में। और यहाँ पर इनकी ये मैच्योर्ड है, ये सो मैच्योर्ड। ये देखिए, ये दिस इज द पिक्चर वी हैव इन आवर बुक, द सेम। ओके ओके, अब आता है जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ फोकस करना है। 150 साल पहले इसकी इन्वेंशन हुई थी, इसकी जीन्स की। अब आता है कि पहले कैसे बनाया जाता था कपड़ा, कैसे बनाया जाता था? हथकरघों से। कैसे? हथकरघे क्या होते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। हथकरघा क्या होता है? लूम्स होते हैं, लूम्स। ओल्ड लूम मशीन। ये देखिए बच्चों, पहले आप ये हाथ से बुना जाता था कपड़ा। और पहले, बहुत पहले हमारे इंडिया में इस तरह की मशीन होती थी। ये देखिए, मैंने देखा है ये रखा हुआ, ये लूम्स है। इसको करघा कहते हैं, करघा। इसको क्या बोलते हैं? करघा। ठीक है, और इसमें एक धागा लंबाई में आता था और एक चौड़ाई में आता था। और जब वो लाइन बनाते चले जाते थे, बनाते चले जाते थे, ये देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल है। एक धागा लंबाई में और एक चौड़ाई में। तो जब इसको आप लंबाई चौड़ाई देते जाते थे, एक लाइन यहाँ से बढ़ाई, 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 तो क्या होता था? कपड़ा बुनना शुरू हो जाता था। ऐसा कितना प्यारा लग रहा है ना? लेकिन ये जो प्रोसेस होता था ये बहुत स्लो होता था और उसमें बहुत समय लगता था, इसलिए उस कपड़े की कॉस्ट बढ़ जाती थी। उसके बाद आया मशीन लूम्स। किसने ले ली इसकी जगह? और ये काम लेडीज और जेंट्स घर में बैठ के किया करते थे, कपड़ा बुनने का काम। उसके बाद इसकी जगह ले ली MACHINE, मशीन लूम्स ने। और मशीन लूम्स में ये देखिए, इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, प्रोग्राम सेट करते हैं कंप्यूटराइज्ड। ये देखो बच्चों, ये अब ये है, ये कपड़ा है बच्चों, बारीक है बहुत, उतना फाइन है। और ये लूम है, ठीक है, पावर लूम मशीन। और ये काम करती है, इसमें प्रोग्राम सेट होता है, एक बार प्रोग्राम सेट कर दिया जाता है, उसके बाद इसमें बारीक से बारीक कपड़ा और फाइन कपड़ा भी बनाया जा सकता है। पहले के कपड़े मोटे होते थे और इसमें प्रोग्राम सेट करके ये इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट हो जाता है। ओके, समझ आया? मैं आपको चीज़ें दिखाने में इसलिए बिलीव रखती हूँ कि कोई भी चीज़ है ना, जब आप देखते हो तो वो आपके दिमाग में सेट हो जाती है। मानते हो ये बात? मैं आपको हवा में बोलती रहूँ, करघे होते थे पहले, करघे ऐसे बोलूँ मैं आपको। पहले ना करघे होते थे, उसमें ना कपड़ा बुना जाता था। आपको कैसे पता चलेगा? अनटिल और अनलेस मैं आपको कोई पिक्चर नहीं दिखाऊंगी, आपको कैसे पता चलेगा? अगर आपने कभी देखा ही नहीं तो आप आइडिया ही नहीं लगा पाओगे वो कैसा दिखता होगा, कैसे काम करता होगा। लेकिन अगर मैं आपको एक पिक्चर लेके आऊँगी, पिक्चर दिखा दूँगी, तो आपको एक आइडिया हो जाता है। और आप कभी भी जो वो चैप्टर पढ़ोगे वो आपको कभी मुश्किल नहीं लगेगा और हमेशा आपके दिमाग में वो पिक्चर सेट हो जाएगी। मैम ने ओल्ड लूम दिखाया था, पुराना करघा दिखाया था, और वो ऐसा होता था, उस पर बिजली की कोई तार नहीं होती थी, कपड़ा बहुत मोटा बुना जाता था, दिख भी रहा था और मैम ने बताया भी था। लेकिन जो दूसरा बताया था वो मशीन से चलता है, वो मशीन डिफरेंट है, उसमें और भी फाइन कपड़ा आता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, प्रोग्राम्ड होता है, कंप्यूटराइज्ड होता है। और आपने पिक्चर भी देख ली। और आप ये चीज़ें अगर आप देख लेते हो, आपके दिमाग पे एक छाप छोड़ देते हैं। मानते हो ये बात? आपको जोधा अकबर की हिस्ट्री लर्न करने बोली जाए, बिल्कुल नहीं हो पाएगी। लेकिन वही जोधा अकबर को आपको पिक्चर के फॉर्म में दिखा दिया जाए,
आपको हमेशा याद रहेगी। ये कि जोधा से शादी के पहले अकबर किससे लड़ने गया था और जोधा की शादी के बाद अकबर ने किस किस से लड़ाई की थी, क्योंकि वो हिस्ट्री के साथ साथ में आपको स्पाइस भी देते हैं, उसको इंटरेस्टेड मसालेदार बना के आपके सामने पेश करते हैं और पूरी मूवी की स्टोरी आपको याद हो जाती है। इसीलिए आप जब खुद पढ़ते हो तो आपको बोरिंग लगता है, चीजें आपको समझ नहीं आती, आप उन्हें पिक्चराइज नहीं कर पाते, मैनेज स्टार्ट करते हैं इमेजिन आगे। नहीं कर पाते। फैशन और जब इवोल्यूशन, टीचर आपको देती है तो इवोल्यूशन का आप मतलब होता है विकास। इमेजिन कर पाते हो। एक नया टर्म है ना, फैशन इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब होता है, सो इवोल्यूशन मीन्स विकास। Why is this so hidden? Okay, so now I'm going to tell you कि इवोल्यूशन कैसे हुआ फैशन में। सो इसमें क्या हुआ, इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हमें जानना जरूरी है जो फैशन का जो सर्कल है वो इन्होंने 5 पार्ट्स में विभाजित किया है। फैशन सर्कल ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। फैशन सर्कल, लेट मी टेक यू टू द स्क्रीन नाउ। कोई भी फैशन जो होता है वो फैशन, गिव मी मिनट, देखो कोई भी जो फैशन होता है ना बच्चों, तो वो फैशन पहले तो ऊपर चढ़ता है और उसके बाद फिर नीचे भी जाता है। मानते हो ये बात? आप किसी चीज को पहन पहन के बोर हो जाते हो तो आप वो खरीदना बंद कर देते हो ना। आप ऐसा तो नहीं करते कि एक चीज आई बार बार उसी को खरीदते रहे। एक सेम ब्लैक ड्रेस आई तो बार बार तो नहीं खरीदोगे ना ये सेम ड्रेस। आपने एक बार पहन ली दोबारा तो आपसे नहीं खरीदोगे, है ना। एंड दिस, ये देखो बहुत अच्छी पिक्चर है। आई विल टेल यू व्हाट दिस पिक्चर इज डिपिक्टिंग हियर। सो कोई भी चीज जो होती है उसमें सबसे पहले होता है, पहला स्टेप होता है फैशन का, फैशन को या स्टाइल को इंट्रोड्यूस करना। कोई भी डिजाइनर और मर्चेंडाइजर मिलके काम करते हैं बच्चों। देखिए ये फैशन डिजाइनर है और ये मर्चेंडाइजर है। ये अपना डिजाइन इन्होंने बनाया और इनको बता रही हैं, और ये दोनों सेम नॉलेज रखते हैं, बट ये इनके प्रोडक्ट को बिकवाने की कोशिश करेंगी। इसकी पब्लिसिटी का काम, इसको शॉप्स पे भेजने का काम, वहाँ पे इनको अलग अलग शोरूम्स तक पहुँचाने का काम, कस्टमर तक अप्रोच कराने का काम इनका, किनका, मर्चेंडाइजर का। और फैशन डिज़ाइनर ड्रेसेस बनाता है, क्वांटिटीज़ बनाता है, स्टाइल बनाता है, और उसको प्रमोट करना मार्केट में पहुँचाना, वो काम किसका होता है? मर्चेंडाइजर का। तो पहले कोई भी सबसे पहला स्टेप होता है फैशन साइकिल का, इंट्रोड्यूस। आपने कोई भी प्रोडक्ट बनाया, मर्चेंडाइजर उसको जांचता है, उसको देखता है और कहता है चलो तुम्हारे लिए फैशन शो ऑर्गेनाइज करें। क्या करता है? उनके लिए फैशन शो ऑर्गेनाइज करता है। और फैशन शो ऑर्गेनाइज करने से क्या फायदा होता है? फैशन शो ऑर्गेनाइज करने से वो डिज़ाइन सबको दिख जाता है फैशन शो में, और जो भी इंटरेस्टेड होता है वो उसको परचेज करना स्टार्ट कर देते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फैशन इंडस्ट्री सबसे पहले डिज़ाइन को लोगों के सामने फैशन शो के माध्यम से एक्सपोज किया जाता है। ये उसके बाद फैशन शो में एक्सपोज करने के बाद में उस डिज़ाइन को स्टोर्स में भेजा जाता है। स्टोर्स समझ रहे हैं? ब्रांडेड शोरूम्स, और जहाँ से भी आप शॉपिंग करते हो ये सब स्टोर्स ही तो हैं। और क्या है? प्लेटफॉर्म है, आप तक पहुंचने का जरिया है। अंडरस्टूड है ना। ऐसे ही डमीज को पहना के अट्रैक्ट करते हैं ना, आप लोगों तक पहुंचाते हैं और आप देखते हैं वाओ इसके ऊपर तो बहुत अच्छा लग रहा है, और जब जैसे डमी को पहना देते हैं आपको बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाता है और आप उस चीज़ को लेना चाहते हो, खरीदना चाहते हो उस चीज़ को। उसके बाद क्या होता है? सेकंड स्टेप,
जब वो फैशन, जैसे कि ये ड्रेस है सपोज, अब ये क्या हुआ, यहाँ पे फैशन स्टोर में आ गई, उसके बाद ये इसकी बहुत पब्लिसिटी हो गई, इसकी पब्लिसिटी भी करते हैं, इसको जगह जगह भेजते हैं, ठीक है। अब ये फैब्रिक इतना इसकी पब्लिसिटी कर दी इस टी शर्ट की, जगह जगह मिलेगा। और ये देखिए, तो इस तरह की ड्रेस की बहुत फेमस है, इस तरह की ड्रेसेस लोग पर्पसिवली खरीदते हैं। तो लोग क्या करते हैं, ये देखो, तो दिस इज द वे ऑफ डूइंग पब्लिसिटी। आप इतने इसको एडवर्टाइज कर रहे हैं, आप इसको क्या किया आपने, 3 डमीज को ड्रेस पहना दी, आप उसकी पब्लिसिटी कर रहे हैं। अब जिसकी लेडीज की जगह इस पे नजर जाएगी, और ये अगर उनके फंक्शन को, पार्टी को का पर्पस सॉल्व कर रही होगी, तो वो इसको खरीदेगा, ठीक है। सो दिस इज द वे ऑफ डूइंग द पब्लिसिटी। फिर उसके बाद आता है पीक। बहुत लोग खरीदने लगते हैं, मैक्सिमम लेवल जब पहुंच जाता है पॉइंट, वो होता है उस वाले प्रोडक्ट का पीक, ठीक है, यानी जहां वो एकदम टॉप पे होता है। उसके बाद वो डिक्लाइन होना शुरू होता है, यानी जब जिसने ये 2 या 3 ड्रेस भी इसकी खरीद ली, उसके बाद वो बार बार तो नहीं खरीदेगा, उसको नया स्टाइल चाहिए। तो अब क्या है, लोगों ने उसको खरीदना बंद कर दिया। नए लोग तो खरीद रहे हैं, लेकिन पुराने लोग जो खरीद चुके हैं वो नहीं खरीद रहे। तो क्या होगा, ग्राफ नीचे आने लगेगा, और इसी को बोलते हैं डिक्लाइन इन पॉपुलैरिटी, यानी उसकी जो लोकप्रियता है, पॉपुलैरिटी है, अब वो कम होती जा रही है, और दुकानों में उसकी मांग घटने लगी है। जब मर्चेंडाइजर वहां जाके सर्वे करते हैं, सेल्स का चेक करते हैं, तो कहते हैं नहीं नहीं, अब ये वाला स्टाइल कोई नहीं खरीद रहा, अब आप हमें कुछ नया ला के दो। इस तरह की बातें जानने को मिलती हैं। उसके बाद आता है रिजेक्शन, और फिर लास्ट एंड 5th स्टेज होती है कि जब लोग उस ड्रेस को बिल्कुल खरीदना बंद कर देते हैं, कि अब हमें इस तरह की ड्रेसेस बिल्कुल नहीं चाहिए, ऐसी ड्रेसेस कोई भी नहीं खरीद रहा है, ओके। उसके बाद वो नए प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं, और नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर देते हैं, फिर नए प्रोडक्ट की सेल बढ़ने लगती है। आई बात समझ में आया? तो एक के बाद मार्केट में नए नए स्टाइल्स आते रहने चाहिए, ताकि ग्राफ डिक्लाइन तो होगा, लेकिन ग्राफ डिक्लाइन सिर्फ उस पर्टिकुलर ड्रेस का होगा ना, मार्केट तो नहीं बंद होनी चाहिए, लोगों को तो न्यू स्टाइल्स चाहिए ना। आ रही बात समझ में? ओके। अब आता है इसके बाद बड़ा इंटरेस्टिंग है, फैशन मर्चेंडाइजिंग क्या है। दिस इज फैशन मर्चेंडाइजिंग। फैशन की चीजों को, कपड़ों को, वस्त्रों को पब्लिसिटी कैसे कराएं, लोगों में पॉपुलैरिटी कैसे लाएं, लोगों तक उसको पॉपुलर कैसे करें, ज्यादा से ज्यादा पहुंचाना। गुनगुन प्लीज आप रख दो ना डिवाइस, मोबाइल को कहीं रख दो टिका के, हॉरिजॉन्टल करके रख दो, ऐसे सीधा ना करके, ऐसे तो तार अड़ेगी कोई ना कोई, ऐसे रखो। चार्जिंग पे लगा है फोन, आजकल फोन ही टीचर हो रहा है, गुरु। मुझे लगता है फोन ही गुरु है, गुरु तक पहुंचने का माध्यम हो गया है। अब आता है मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है। ये जो मर्चेंडाइजर होते हैं मैन्युफैक्चरिंग में 3-4 चीजों में हेल्प करते हैं। मर्चेंडाइजिंग बनने, फैशन मर्चेंडाइजर एक बहुत अच्छा प्रोफाइल है। जैसे आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, खाली एक फैशन डिजाइनर ही एक करियर ऑप्शन नहीं है, फैशन मर्चेंडाइजर दूसरा करियर ऑप्शन है आपके लिए। तो फैशन मर्चेंडाइजर का काम क्या क्या होता है, तभी तो आप ये अडॉप्ट करोगे ना, तभी तो आपको समझ में आएगा। तो फैशन मर्चेंडाइजर के क्या क्या काम होते हैं वो मैं बता रही हूँ आपको। पहला, फैशन मर्चेंडाइजर जो होता है मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करता है। कैसे? लेट मी जस्ट हेल्प यू विद दिस। ये कुछ अच्छे अच्छे से निकाले मैंने, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप अपनी किताब को पे फोकस कीजिए, जस्ट चेक इन द बुक। नंबर 1 अभी आता है मैन्युफैक्चरिंग, इसको हिंदी में विनिर्माण कहते हैं। तो फैशन डिजाइनर जो होता है, फैशन मर्चेंडाइजर जो होता है, वो मैन्युफैक्चरिंग में कैसे हेल्प करता है। फैशन इंडस्ट्री किसी भी एक ड्रेस को बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक्स को यूज करती है।
मतलब एक ही स्टाइल होगा, एक ही डिज़ाइन होगा, लेकिन फैब्रिक डिफरेंट होंगे। वही सेम डिज़ाइन कॉटन में भी निकालेगी, वही डिज़ाइन सैटिन में भी निकालेगी, सिल्क में निकालेगी, हाँ रेशमी में निकालेगी, सिंथेटिक क्लोथ्स पे। तो इस तरीके से और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं डिज़ाइन को। इसके अलावा उसका हिस्ट्री और सोशल और कल्चर उसको भी चेक करते हैं कि जहाँ पे हम वो प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं, जहाँ पे हम वो ड्रेस लेके जा रहे हैं, उस एरिया का हिस्ट्री क्या है, उस एरिया का सामाजिक स्तर क्या है, वहाँ के लोग किस तरह के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, और वहाँ की संस्कृति क्या है। क्या वहाँ पे छोटे छोटे कपड़े चल जाते हैं, या वहाँ पे लंबे कपड़े ही चलते हैं, या वहाँ पे लंबे छोटे दोनों तरह के चल जाते हैं। इस तरह की समझ का विकास मर्चेंडाइजर के दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है। उसको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी वो एक सही डिसीजन ले सकता है। इसके अलावा उसमें वस्त्र डिज़ाइनर जो होता है, मर्चेंडाइजर जो होता है, वो किसी डिज़ाइनर की जो रुचि है या फिर क्रिएशन है उसको समझ के, उसको उसमें दिमाग लगा के, उसकी रियलिटी को पहचान के उसे मदद करने की कोशिश करता है। और फैशन मर्चेंडाइजर को हम फैशन व्यापारी भी बोलते हैं। एक्चुअली मर्चेंडाइजर का मतलब होता है व्यापारी, ठीक है, फैशन इंडस्ट्री के मर्चेंडाइजर्स। तो ये क्या करते हैं, फैशन मर्चेंडाइजर्स के थ्रू तैयार किए गए डिज़ाइंस और जो ड्रेसेस होती हैं उनको रूप देने के लिए वो बेस्ट ऑप्शन और बेस्ट प्रिंसिपल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। अपने आप को, अपने फैब्रिक्स को, अपने डिज़ाइन को, अपने डिज़ाइनर के कपड़ों को मार्केट तक पहुंचाने के लिए बेस्ट टू बेस्ट टेक्निक्स, मेथड्स यूज़ करते हैं, स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं। कि वो ये चेक करते हैं कि मान लो ये फैशन ड्रेस है, ठीक है, अब मैं इसको यूपी के किसी गाँव देहात में या फिर दिल्ली के किसी गाँव देहात में पब्लिश करूँ, वहाँ के लोग खरीदेंगे वो ड्रेस? नहीं खरीदेंगे। लेकिन मैं उस ड्रेस को ऐसी जगह पहुँचाऊँ जहाँ के लोगों को वो रिजेंबल करती हो। और गांव देहात में भी ऐसे लोग होते हैं जो अच्छी ड्रेसेस पहनते हैं, तो वो क्या वहाँ तक पहुँच पाते हैं कि नहीं पहुँच पाते? पहुँच पाते हैं। लेकिन अगर पर्टिकुलरली शोरूम में वही ड्रेसेस लगा दी जाए, वहाँ की लेडीज नहीं खरीदेंगी, क्योंकि हम तो साड़ी पहनते हैं, हमारे पास साड़ी का कल्चर है। आपने ये और वो शॉप वहाँ पे नहीं चलेगी, वो प्रोडक्शन वहाँ पे फेल हो जाएगी, बिजनेस वहाँ पे ठप हो जाएगा। तो ऐसे लोग जो होते हैं जिनको पर्टिकुलरली उस तरह की ड्रेसेस चाहिए होती है, वो अपने आप अपने उद्देश्य, अपने एम तो आराम से खुद ही पहुंच जाते हैं। उन्हें पता होता है कि हमें जिस तरह के कपड़े चाहिए, जिस तरह के ड्रेसेस चाहिए, वो हमें कहाँ से मिलेंगी। तो उसको सही जगह, सही स्टोर तक पहुंचाना ये मर्चेंडाइजर डिसाइड करता है। और चीज़ों को चूज करते समय उस ड्रेस का प्राइस डिसाइड करना और उसको करेक्ट और राइट मार्केट में पहुंचाना, ये सब ध्यान मर्चेंडाइजर रखता है। इसके बाद आता है बाइंग में, खरीदारी में कैसे हेल्प करते हैं मर्चेंडाइजर। आप जैसे कि कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं, जबोंग है, मिंत्रा है, यहाँ पे फैशन डिजाइनर्स हैं और यहीं फैशन डिजाइन भी करते हैं, ड्रेसेस डिजाइन करते हैं और यहीं कहीं वेबसाइट पे बेच भी देते हैं। तो वो कैसे करते हैं, उनके पास फैशन डिजाइनर भी होता है और मर्चेंडाइजर भी होता है, फैशन मर्चेंडाइजर। अब ये जो ड्रेस डिजाइनर्स ड्रेस डिजाइन करते हैं, इनको ऑफिस में ही मटेरियल प्रोवाइड करा दिया जाता है और मार्केट से मटेरियल खरीद के ला के देने की जिम्मेदारी मर्चेंडाइजर को दे देते हैं। मर्चेंडाइजर अच्छा मटेरियल खरीद के ला के, मटेरियल अच्छा हो लेकिन प्राइस ठीक हो, बहुत ज़्यादा भी ना हो, और महंगे मटेरियल भी, सस्ते मटेरियल भी, अच्छे मटेरियल, टिकाऊ मटेरियल, हर तरह का मटेरियल उनको ला के प्रोवाइड करते हैं जिस पे ड्रेस डिज़ाइन की जा सके। और फैशन डिज़ाइनर अपने अकॉर्डिंगली वहाँ से फैब्रिक चूज़ करके ड्रेसेस को डिज़ाइन करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद आता है प्रमोशन। प्रमोशन कैसे करते हैं, जब कोई भी फैशन डिज़ाइनर किसी डिज़ाइनर के लिए काम करता है तो उसकी पहली जो प्रायोरिटी होती है वो होती है उस डिज़ाइनर के प्रोडक्ट को दुकान तक पहुंचाने की। मानते हो ये बात? अब क्या होता है, जहां उसे अधिक से अधिक खरीदार मिल जाए, भाई फैशन डिज़ाइनर कहाँ, मर्चेंडाइजर कहाँ जाना चाहेगा, वो तो व्यापारी है ना। और व्यापारी कहाँ जाना चाहेगा, जहां उसे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स मिल जाए, है ना।
और उस फैशन को बनाने में, उस ड्रेस को बनाने में कम से कम मटेरियल लगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर लगे और लोग ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करें। लेकिन कीमत जो है, ऐसा नहीं है कि सस्ती ड्रेस बनाए, महंगी ड्रेस भी बनाए, लेकिन वो ये डिसाइड करता है कि अगर ये महंगी ड्रेस है तो इसे कौन से शोरूम में डालना है, और अगर ये सस्ती ड्रेस है तो ये लोकल शॉप्स में भी जा सकती है, लेकिन अगर ये बहुत कॉस्टली है तो ये शोरूम्स में लगा दो, सारे के सारे शोरूम्स में लगा दो, सारे ब्रांडेड शोरूम्स में लगा दो। ओके, इस तरह के डिसीजंस एक फैशन मर्चेंडाइजर लेता है, और उसका जो विजुअलाइजेशन होता है, चीज़ों को देखने का जो नज़रिया होता है और सोच होती है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। उसके बाद अब आप ऐसा सोचोगे कि हमारे तो है ही नहीं ये सोच। जब आप ऐसी पढ़ाई करने लगते हो बच्चों, इस तरह की चीज़ें पढ़ने लगते हो, आपकी सोच धीरे धीरे खुद ही स्ट्रांग होने लगती है, और आप जिस फील्ड में पहले ज्वाइन कर लेते हो उसी तरह की चीज़ में आपका दिमाग काम करने लगता है, दौड़ने लगता है। इसलिए आपको इस तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मेरे अंदर ये सेंस नहीं है। अगर आपके अंदर 1 या 2% भी इंटरेस्ट है फैशन डिजाइनिंग को लेके, प्रोडक्ट मर्चेंडाइजर को लेके, फैशन मर्चेंडाइजर को लेके, रिटेल मर्चेंडाइजर को लेके, तो आप बस कोर्स कीजिए, पढ़ाई कीजिए सेम फील्ड की, ये देखिए, और आप उस फील्ड में आपको जॉब मिलेगी और आपका ब्रेन उसी तरीके से काम करना शुरू कर देता है। जिस तरीके का काम आपको सौंप दिया जाता है, जिस तरह की जिम्मेदारी आपको सौंप दी जाती है, उसी तरीके से आपका ब्रेन काम करना शुरू कर देता है, काम करता चला जाता है आगे आगे। उसके बाद आता है सेलिंग, बेचना। हाँ, तो लोग क्या कर सॉरी प्रमोशन में क्या करते हैं, शोरूम्स में लगवा देते हैं और बढ़ावा देते हैं, फैशन शोज कंडक्ट कराते हैं फैशन डिजाइनर्स और मर्चेंडाइजर्स, ताकि फैशन डिजाइनर्स का काम उनकी लोगों की नज़रों में आए। अधिक से अधिक जो लोग होते हैं वो फैशन सामग्री खरीदना चाहते हैं, ये बात तो हम सब मानते हैं। फैशन सामग्री मतलब ड्रेसेस, तो सभी लोग खरीदना चाहते हैं फैशन ड्रेसेस, है ना। तो इसीलिए फैशन मर्चेंडाइजर जो होता है वो डिज़ाइनर के कपड़ों के लिए टारगेट मार्केट ढूंढता है कि कौन सा मार्केट सूटेबल रहेगा मेरे डिज़ाइनर के कपड़ों के लिए। उसके बाद आता है सेलिंग। फैशन ड्रेसेस हैं उनको बेचने के लिए फैशन मर्चेंडाइजर उसका जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, कि फैशन डिज़ाइनर और दुकानदार आगे जाके प्रोडक्ट को ग्राहक को बेचें। उसकी तारीफ करते हैं, खूब तारीफ करते हैं, और सच हो या झूठ हो, कस्टमर को बोलते हैं अरे मैडम ये तो आपके ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो आपके ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है। ये, और वो किसी भी ड्रेस में आप कोई भी पहन लो, किसी भी पीस को ये नहीं कहते कि नहीं अच्छा लग रहा, सारे के सारे ड्रेसेस में ही आप अच्छे लग रहे होते हो उन्हें। सो दीज आर दी some rules and some strategies they apply, they use those techniques, और समय के रहते रहते उस चीज़ को बेचने की कोशिश करते हैं। फैशन के रहते रहते, समय रहते रहते मतलब फैशन के रहते रहते उस चीज़ को बेचने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आउट ऑफ फैशन होने से पहले पहले ही लोगों तक वो डिज़ाइन, वो चीज़ें, वो स्टाइल पहुंच जाए। ठीक है, और उस प्रोडक्ट को बड़े आकर्षक रूप में प्रस्तुत करते हैं। आकर्षक रूप में प्रस्तुत करना मतलब डमीज को पहनाना एटसेट्रा। ये अब आता है, इसमें मार्केट है, लेवल्स है, मार्केट के लेवल्स। 3 तरह की मार्केट होती है, एक होती है रिटेल मार्केट, एक होती है बाइंग एजेंसी, और एक होती है एक्सपोर्ट हाउस। सिंपल सा फंडा है, रिटेल मार्केट जो हम जिसमें जाते हैं खरीदारी करने, वो रिटेल मार्केट होती है बच्चों। और जो बाइंग एजेंसीज होती हैं वो क्या करती हैं कि बीच में बिचौलिया बन जाती हैं, और जैसे आपको सामान है, सामान है तो वो सामान को खरीद लेती हैं, सामान को खरीद लेती हैं और अपने लेवल पे अपने एरिया में बेचती हैं। तो ये इस तरीके से होता है, तो ये बाइंग एजेंसीज होती हैं। ठीक है, अब लास्ट आता है एक्सपोर्ट हाउस। ये तो आप जानते हो कि एक्सपोर्ट हाउस में सामान होता है, बहुत ज़्यादा तादाद में बनता है ताकि वो बाहर देशों तक पहुंचाया जा सके, बाहर देशों तक पहुंचाया जा सके एक्सपोर्ट हाउस। और वहाँ पे ये भी चेक किया जाता है कि कोई भी पीस डिफेक्टिव ना हो, उन्हें चेक कर करके हर एक प्रोडक्ट को चेक कर करके उसको ओके करते हैं, उस पर ओके की मुहर लगाते हैं। उनका कोई टारगेट होता है, कोई टैग होता है, और जैसे टैग्स देखते हो आप, कोई सुतली कोई धागा बांध देना, कोई टैग लगा देना, जो कि उनका ओके का साइन होता है कि अगर वो टैग उस पर है, उस पर ओके नहीं लिखा होगा, लेकिन उसने जो जो उसे कंफर्म करना है कि हाँ इस पीस में कोई भी डिफेक्ट नहीं, कोई छेद नहीं है,
कोई बटन टूटा नहीं है, तो उसको एक निशानी के तौर पर एक टैग डाल डाल के आगे भेजते रहते हैं। जिस जिस कपड़े पे टैग होता है उस पर फिर वो प्राइसिंग करते चले जाते हैं, उस पर मूल्य लगाते जाते हैं और फिर उसको आगे पैक करके एक्सपोर्ट करने की तरफ देखते हैं। आया समझ में? क्या तुम्हें ये मुश्किल लग रहा है? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा। इसमें जो इम्पोर्टेंट है ना बच्चों, अब आता है मार्केट। मार्केट कितने प्रकार की होती है? लक्षित मार्केट, ये तो आपको मैंने बता ही दिया। टारगेट मार्केट, जिस तरह की ड्रेस है, जिस तरह का कपड़ा है, जिस तरह का स्टाइल है, शॉर्ट है, लॉन्ग है, या बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, हर तरह का व्यक्ति पहन सकता है, उस तरीके की मार्केट में उसको पहुंचाना चाहिए। जिस तरह का सामाजिक स्तर है, सोसाइटी है, उस तरह की मार्केट में पहुंचाए। ये नहीं कि हर जगह उस ड्रेस को पैक पहुंचा दिया। हर जगह हर तरह अलग तरह के लोग होते हैं, सबको वो चीज़ पसंद आए ये ज़रूरी नहीं है। यही है टारगेट मार्केट इजी शब्दों में, लेकिन आप इसको किताब में से अब समझेंगे तो अब की बार जब आप पढ़ेंगे तो आपको सही समझ में आ जाएगा। फिर है मार्केट सेगमेंट्स। क्या होती है? मार्केट को कई भागों में विभाजित किया गया, इसलिए इसको सेगमेंटेशन बोला है। सेगमेंटेशन मतलब विभाजित कर देना कई भागों में। अब आता है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, यानी डेमोक्रेटिक लेवल पर विभाजित किया। ग्राफिकली, जोग्राफिकली विभाजित करना। साइकोग्राफिकली, साइकोलॉजिकल आधार पर, अपनी सोच अपनी उसके आधार पर। और बिहेवियरल सेगमेंटेशन। अब मैं आपको ये बताती हूँ क्या क्या होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है। डेमोक्रेटिक में क्या होता है, इस प्रकार के जो ग्रुप होते हैं उसमें देखा जाता है कि हम जो ड्रेस बना रहे हैं वो जनसंख्या में किसके लिए है, कौन सी एज ग्रुप के लिए बना रहे हैं, और कौन सी मीन्स मेल फीमेल, कौन से जेंडर के लिए बना रहे हैं, हम कौन से प्रोफेशन के लिए बना रहे हैं, किस तरह के प्रोफेशन के लोगों के लिए बना रहे हैं, या किस तरह की शिक्षा किस तरह के लोगों के लिए बना रहे हैं, एजुकेटेड या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कभी नोटिस करना, जो हाई फाई होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं जो, वो सब हमेशा पैंट्स एंड ब्लेजर्स पहनते हैं। ब्लेजर्स समझते हो ना, कोट एंड ऑल, राइट? यस। तो उस तरह के एरिया में उस तरह की मार्केट चूज करते हैं उसके लिए। साड़ी साड़ी के लिए भी मार्केट चूज करते हैं कि नहीं, जहाँ लेडीज ज्यादा पहुंचे। दूसरा होता है भूगोलिक, ज्योग्राफिकल कंडीशंस। जब ड्रेसेस बनाते हैं ये भी देखते हैं। अब एक बार बताओ, अंटार्कटिक ओशन है, अंटार्कटिक ओशन में बहुत बर्फ पड़ती है, अंटार्कटिक ओशन में बहुत बर्फ पड़ती है। वो वाले ड्रेसेस तैयार करके, वो वाले डिजाइन तैयार करके दिल्ली में बेचते हैं, बिकेगा? चलो कोई बात नहीं, दिल्ली में नहीं बिकेगा, पेरिस भेज देते हैं, इंग्लैंड भेज देते हैं, नहीं बिकेगा, क्योंकि वहां इतनी जीरो माइनस पे ठंड पड़ती है अंटार्कटिक ओशन पे, सॉरी अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट, हाँ अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। तो वहां पे इतनी ठंड पड़ती है कि वहां पे फैशन हो ही नहीं सकता। वहां तो पहले अपने आप को ढक लो, बचा लो ठंड से। अलग तरह के, उस तरह की चीजों में फैशन डालते हैं। फिर वुलन होना चाहिए, बहुत हॉट होना चाहिए, बहुत वार्म होना चाहिए। तो क्या वहां फैशन काम करेगा? इतने -15 टेम्परेचर पे मैं वहां पे एक स्लीक सी साड़ी पहन के खड़ी हो जाऊं, चल जाएगा? ऊपर पहुंच जाऊंगी, है ना? तो कहेगा कर लो फैशन, भगवान जी कहेंगे फैशन अभी बताते हैं तुमको। तो जोग्राफिकल कंडीशन बहुत मैटर करती है। आप जोग्राफी कंडीशन यानी जलवायु, वातावरण, क्लाइमेटिक कंडीशन। आप जहाँ पे ज्यादा बारिश हो रही है वहां पे स्वेटर्स भेज दो, या फिर वहां कॉटन के कपड़े भेज दो, चल जाएगा? नहीं। जहाँ जिस तरह का वेदर है वहाँ उस वहाँ की मार्केट में उस तरह के कपड़े भेजने चाहिए, वो ज्यादा खरीदेंगे। जहाँ बारिशें ज्यादा होती है, बारिश ज्यादा होती है जहाँ पे, तो वहां पे क्या खरीदेंगे लोग ज्यादा? रेनकोट्स, रेनकोट ज्यादा खरीदेंगे ना। कपड़े तो खरीदेंगे नॉर्मली, बट रेनकोट ज्यादा खरीदेंगे ना। तो रेनकोट में फैशन होना चाहिए कि नहीं? वो कहेंगे रेनकोट तो पहनना ही पड़ता है, फट जाता है, कट जाता है, रेनकोट तो चाहिए चाहिए। रेनकोट में फैशन ढूंढते हैं, फिर वो प्रायोरिटी चेंज हो गई ना, राइट?
अब आता है साइकोग्राफिक कंडीशन। साइकोग्राफिक, ये दिमाग, किस तरह की सोच है, किस तरह का इंटरेस्ट है लोगों का, हाँ, किस तरह का प्रोफेशन है। जैसे कि मुझे, सपोज मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ कि मैं कभी भी मैं किसी को मोटा नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी अपने आप को। अगर मुझे मोटे का एग्जांपल लेना है तो मैं कहूंगी मैं मोटी हूँ, चलो बताओ, है ना। तो क्योंकि हम किसी दूसरे को कहेंगे तो कहीं उसे बुरा लग गया तो इससे बेटर है सारे एग्जाम्पल्स अपने ऊपर अप्लाई करो। सपोज मेरी सोच है कि मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट और कट ड्रेसेस नहीं पहनती, और इसका रीज़न ये है कि मुझे मौका नहीं मिलता, और इसका मौका का रीज़न ये है कि मेरा प्रोफेशन ऐसा नहीं है। मेरा सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाने का काम है। सपोज मैं स्कूल में टीचर हूँ, ठीक है, उसके बाद शायद मैं प्रोफेशनली कोई सेशंस लेती हूँ, मुझे वहाँ जाना होता है, तो मैं वहाँ पे मीन्स एनी हाउ मैं कभी भी जैसे भी तैयार हूँ तो मैं उस तरह के कपड़े नहीं पहनूंगी ना जिसमें मैं बहुत हॉट एंड सेक्सी दिखूँ। क्यों? क्योंकि मैं क्या हूँ, एक टीचर हूँ, एक शिक्षक हूँ, राइट। और टीचर को पढ़ाने के लिए, अगर टीचर एक हॉट एंड सेक्सी टीचर होगी तो बच्चे उसी को देखते रहेंगे, फिर वो पढ़ेंगे नहीं। वो सिर्फ टीचर की डिजाइन, टीचर की ड्रेस, टीचर ने कितना कटाफटा पहना है, कहाँ से दिख रहा है, कहाँ से नहीं दिख रहा है, इसी पर उनका ध्यान जाता रहेगा। लेकिन जो काम की बात है, जो वो पढ़ाना चाह रही है, वो उस पर ध्यान उसका नहीं जाएगा। सुष्मिता सेन जैसी हीरोइन जैसी टीचर पिक्चरों में ही खड़ी होकर पढ़ा सकती है, सामान्य सामान्य एनवायरनमेंट में ऐसा नहीं चल सकता। सोबर होना, एक समाज, क्या कहना चाहिए, सामाजिकता होना, सोबर होना और सहजता होना बहुत ही ज़रूरी है। आप अपने स्कूल में टीचर्स को देखते हो, आपको सब एक से लगते होंगे ना, सब एक से लगते होंगे। वो लोग करते होंगे, कहीं बाहर पार्टी में जाते होंगे तो वो ड्रेसेस पहनते होंगे, लेकिन वो प्रोफेशनली उनका जो प्रोफेशन है उसी को रिजेंबल करते हुए कपड़े खरीदते हैं, और बार बार वही काम पड़ता है तो उसी तरीके की बार ड्रेसेस बार बार काम आती हैं। तो ये होती है साइकोलॉजी, अभिरुचि यानी इंटरेस्ट, राइट। और आपकी ऑटोमेटिकली बाद में इंडियन आपकी पर्सनैलिटी ही ऐसी बन जाती है। अगर मुझे कोई बोलेगा कि तू 10,000 की ये ड्रेस खरीद ले, ये मतलब सपोज सीरियसली, अगर मुझे कोई फंक्शन अटेंड करने जाना है, सपोज मुझे संडे को एक फंक्शन पार्टी अटेंड करने जाना है, तो पैसे खर्च करने से पहले भी मैं ये सोचूंगी कि 10,000 रुपये खर्च करूंगी इसके पीछे, काम भी नहीं आएगी, एक बार वहाँ पहन के वहाँ खड़ी हो जाऊंगी। सीरियसली, तो आपकी सोच भी ऐसी बदल जाती है। मेरी सोच, सबकी सोच अलग होती है। और कुछ लोगों की होती है, हाँ ठीक है ना यार, ऑल द टाइम तो हम साड़ी ही पहनते हैं, ऑल द टाइम तो हम सूट ही पहनते हैं, ऑल द टाइम तो हम वन पीस ड्रेस पहनते हैं। एज अ टीचर भी जो लोग, कुछ यहाँ डिसेंट ड्रेसेस हैं जो पहनी जा सकती है एज अ टीचर, या जीन्स टॉप पहनते हैं, है ना, मीन्स अपनी पर्सनालिटी, अपने प्रोफेशन को देखते हुए। लेकिन ठीक है, कभी ऐसा भी पहनना चाहिए। सबकी अपनी अपनी सोच होती है। प्रोफेशन ऐसा होने के बावजूद भी जब उनको मौका मिलता है, ऐसा फंक्शन होता है, तो वो अपने ऊपर पैसा खर्च करते हैं। लेकिन सबकी सोच अलग होती है। किसी की सोच ऐसी, जैसे मेरी सोच ऐसी है, मैं तो नहीं कर रही 5-10 हज़ार रुपये खर्च इसके ऊपर, ये तो एक ही बार आएगी और उसके बाद घर में टंगी रहेगी, और मेरा खून, इसको देखकर मेरा जलता रहेगा खून। तो मैं तो ऐसी चीज़ खरीदूंगी कि अगर मुझे साड़ी का शौक है तो डेफिनेटली 10,000 की मुझे कोई बोलेगा ना सिल्क साड़ी, तो आई विल गो फॉर दैट। आपको जो फैशन करना है आप ब्लाउज में करा लो, उसमें बना लो डिज़ाइन, पर उसमें फिर मैं देखूंगी कि वो ब्लाउज एक बार बन गया, वो बार बार काम नहीं आएगा, क्योंकि मेरा प्रोफेशन ऐसा है। मान लो मुझे वो साड़ी बहुत पसंद है, तो वो ऐसा होना चाहिए कि मुझे उसको पहनने में कभी भी सोचना ना पड़े कि ये यहाँ चल जाएगा और इस वाले क्राउड में नहीं चलेगा। सबकी सोच अलग अलग होती है कपड़ों को लेकर। किसी की सोच होती है कि हाँ ठीक है ना, ऑल द टाइम एक तरह का पहनते रहो, और किसी की सोच होती है नहीं, एवरग्रीन होना चाहिए, ताकि मुझे कभी भी कुछ भी उठाना पड़े निकालने के टाइम तो मैं स्मार्ट भी लगूं, स्टाइलिश भी लगूं, फैशनेबल भी लगूं, और आउट ऑफ फैशन भी ना हो मेरा वो चीज़। और कुछ लोगों का होता है ठीक है, होती है तो होने दो, इसमें क्या चाहता है, कभी कभी फैशन भी करना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ होती है। ये होगी आपकी साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। अब आया बिहेवियरल। बच्चों, बिहेवियरल में जो मैंने आपको भी चीज़ें बताई, वो बिहेवियरल में भी आ गई और साइकोलॉजी में भी आ गई, ठीक है। अब बिहेवियरल में इसमें कुछ भी नहीं है, सेम वही है कि वो ये चेक करते हैं ये इस एरिया के लोग किस तरह का बिहेवियर है, और इस तरह के लोग, यहाँ के लोगों का कैसा है, या फिर हाई सोसाइटी लो सोसाइटी भी कह सकते हो। इसके बाद आता है, बहुत इजी है, जो आप कर लोगे, मतलब मेरा ये टारगेट है कि मैं ये चैप्टर फिनिश ही कर दूंगा आज। 10 मिनट में से 9 मिनट बची है अब। तो फिर अब आता है कि मर्चेंडाइजर के भी कुछ राइट्स होते हैं।
उनको भी कुछ राइट्स चाहिए होते हैं, तभी वो अच्छे से काम कर पाते हैं। ये बहुत इजी है। पहला है सही मार्केट, सही मर्चेंडाइजर होना चाहिए। व्यापारी को अपनी दुकान की शेल्फों पर उस सामान को भरा रखना ग्राहकों की चाहिए जिनकी ग्राहकों को जरूरत है। तो मर्चेंडाइजर को क्या है कि आप जहां सामान लगवा रहे हो तो वहां डिस्प्ले में होना चाहिए सामान अच्छे से। दूसरा, सही जगह पर डिस्प्ले कराना चाहिए, सही जगह तक पहुंचाना चाहिए, सही व्यापारी सही दुकान तक सामान को पहुंचवाना चाहिए, सही समय पे पहुंचाना चाहिए। नहीं आउट ऑफ फैशन हो गया उसके बाद में सामान आ रहा है जी। समय रहते रहते ही सामान, फैशन के रहते रहते ही लोगों तक वो पहुंच जाना चाहिए। आउट ऑफ फैशन होने के बाद कौन खरीदेगा, क्या फायदा। सही मात्रा में होना चाहिए। ये ना हो कि यहाँ पे डिमांड कम है, आपने सप्लाई ज्यादा कर दी। आप तो इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, आपको जल्दी समझ में आ रही होगी ये वाली बात। और जहाँ पे डिमांड ज्यादा है वहां आपने सप्लाई कम कर दी, रॉन्ग हो गया। जहाँ पे बड़ा वाला ट्रक पहुंचाना था 100 पीस का, वहां आपने 20 पीस का पहुंचवा दिया पार्सल, और जहाँ 20 पीस पहुंचाने थे वहां आपने 100 पीस पहुंचवा दिए। गलत डिमांड और सप्लाई हो जाना, ये नहीं होना चाहिए। इसका मर्चेंडाइजर को ध्यान रखना चाहिए, ये उसका राइट है। उसके बाद प्राइसिंग सही होनी चाहिए, जैसी मार्केट वैसी क्वालिटी। ये होता है हमारे साथ। हम लोग को अमेजन पे, मिंत्रा पे दिखाते हैं, बहुत सुंदर सी ड्रेस दिखाते हैं, बहुत सुंदर सी सलवार सूट दिखाएंगे, और जब वो घर आएगी तो वो फुस निकलेगा, क्वालिटी खराब। वो जैसा दिखा रहे होते हैं उस पिक्चर में, जैसा दिखता है वैसा नहीं होता, उसका डुप्लीकेट होता है, उसकी कॉपी होती है। दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ मर्चेंडाइजर। वो कहते हैं अच्छा तुम्हें ये वाला डिजाइन पसंद है, अच्छा कितने कितने तक पैसे खर्च कर दोगे। आप चूज करते हो उनका वो क्या होता है, कंडीशन कंडीशन डाल देते हो कि 500 1000 तक की ड्रेस चाहिए, उसी में कंप्यूटर में ही और मोबाइल में कंडीशन डाल देते हो, और फिर वो चूज कर देता है। अब वो आपको दिखाता है और देखने में तो वो ड्रेस अच्छी लग रही थी, घर आती है तो वो फुस निकलती है, उसके अंदर जान नहीं होती है ना। तो ये होता है। और फिर होता है प्रमोशन, सही प्रमोशन करना मर्चेंडाइजर का काम है। अब इसके बाद आता है फैशन रिटेलर। फैशन रिटेल ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या होती हैं, जहां जैसे बुटीक्स हो गए, फैशन बुटीक्स बहुत अच्छे अच्छे खोले होते हैं लोगों ने, फैशन बुटीक्स होते हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स में भी लोग कपड़े रख लेते हैं, एक कॉर्नर बना लेते हैं मेन वीमेन। और विशाल मेगा स्टोर हो गए, लेवीज, लेवी स्ट्रॉस हो गया, लेवी आज के बाद सब लेवी स्ट्रॉस ही बोलेंगे, उसका नाम लेवी स्ट्रॉस है। या फिर बैंटालून्स हो गया, कहीं कहीं आप जाते हो तो ये पर्टिकुलर ब्रांडेड हो गए है ना। और ऋतुज, ऋतु का शोरूम है, वो ऋतु के नाम से फेमस है। तो ये जो होते हैं ये है आपके रिटेल ऑर्गेनाइजेशन। रिटेल ऑर्गेनाइजेशन इसलिए कि यहाँ पे जो प्राइस वहां पे लिखा है टैग पे, उसी प्राइस पर आपको वस्त्र मिलेगा, ड्रेस मिलेगी। दो ही तरह की मार्केट होती है, रीसेल एंड होलसेल। रिटेल मार्केट और होलसेल मार्केट। होलसेल मार्केट में वो आपको सस्ता मिलता है थोड़ा, और रिटेल में मतलब जो प्राइस लिखा है, जो टैग लगा हुआ है, उसी टैग पर आपको वो वस्तु उतने की ही मिलेगी। कंसेशन डिस्काउंट जैसा कुछ भी नहीं है। अगर वहां पे लिखा है कि ये सेक्शन पे 30% ऑफ है, 50% ऑफ है या 40% ऑफ है, तो वो डेफिनेटली काउंटर पे आपको उसके हिसाब से डिडक्ट करके मिलेगा। लेकिन जो भी कंडीशन होगी, ऑफर है या नहीं है, वो पहले से पहले ही आपको पता होगा। दैट इज द रूल ऑफ द रिटेल मार्केट। आया समझ में, इजी था। और चेन ऑफ द स्टोर्स, चेन ऑफ द स्टोर्स का मतलब होता है कि मैंने एक वो रखा, नेम रखा, और मैंने अपने नाम से बहुत सारी दुकानें खोल दी, चेन बना दी। ठीक है, मेरे ख्याल से तब मुझे भी लग रहा था कि समझ में नहीं आएगा आपको, लेकिन अब अच्छे से मुझे लगता है आपको समझ में आ जाएगा। कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। डिपार्टमेंटल स्टोर यहाँ पे सिलेक्ट दिया। डिपार्टमेंटल स्टोर में हर तरह की चीज होती है, हर एक आइटम होता है, इसलिए उसका नाम है डिपार्टमेंटल स्टोर। सुई से लेकर वस्त्र तक, सुई से लेकर वस्त्र तक, एक छोटी सी सुई से लेकर वस्त्र तक आपको वहां सब कुछ मिलेगा, खाने पीने की चीज से लेकर पहनावे तक। अब स्टोर में मेजर स्टोर्स, मेजर स्टोर्स कौन कौन से होते हैं? मर्चेंडाइजर स्टोर होता है, सेल्स एंड प्रमोशन डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है, ऑपरेशनल डिपार्टमेंट, पर्सनल एंड ब्रांच। अब मैं आपको समझाती हूँ क्या होता है। मर्चेंडाइजर डिपार्टमेंट जहाँ पे मर्चेंडाइजर्स होते हैं, बहुत सारी टीम होती है, वो एक डिजाइनर के साथ में काम पे लग जाते हैं उनको हेल्प करने के लिए। बिक्री के ऊपर ध्यान देते हैं, कहाँ पे सामान पहुंचना है, कहाँ पे नहीं पहुंचना, कौन सी मार्केट सुटेबल है, कौन सी नहीं है,
कौन सी एरिया सुटेबल है, कौन सी नहीं है, कौन सा शोरूम सुटेबल है, कौन सा नहीं है, कहाँ से सामान वापस मंगवाना है, कहाँ पे ज़्यादा भेजना है, कहाँ पे कम भेजना है। दूसरा होता है सेल्स एंड प्रमोशन। सेल्स एंड प्रमोशन डिपार्टमेंट देखता है इसकी पब्लिसिटी कैसे कैसे की जाए, कहाँ कहाँ पहुँचा जाए, कहाँ कहाँ इसके पोस्टर लगवा सकते हैं, सड़कों पे, रेड लाइट पे, बस स्टॉप्स पे। फाइनेंस कंट्रोल डिपार्टमेंट देखता है किसको हेल्प करनी है पैसे से, कहाँ पैसा लगाना है, बैनर पे पैसा लगाना है, एडवर्टाइजमेंट पे पैसा लगाना है या नहीं, ये बिना पैसे, बिना एडवर्टाइजिंग के, बिना बैनर लगाए ही, बिना फैशन शो करे ही ये मार्केट में पहुंचवा दो और ये फेमस हो जाएगा, दूसरा स्ट्रैटेजी यूज करो। या फिर नहीं, हमें फैशन शो ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा ताकि लोगों की नज़रों में ये डिज़ाइन आ जाए। फाइनेंस डिपार्टमेंट पैसा देकर भी मदद करता है, पैसा देकर, पैसा लगाकर। फाइनेंस डिपार्टमेंट डिसाइड कर लेता है कि चलो हम उन दुकानों पे 10-10 पीस रखवा लेते हैं, जब उनके बिक जाएंगे तो वो हमें पैसा दे देंगे। इस तरह की सोच होती है और इस तरीके से हैंडल कंट्रोल करते हैं। ऑपरेशनल डिपार्टमेंट ये डिसाइड करता है कि स्टोर के अंदर विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है या नहीं, उनकी देखरेख या माल भंडार ठीक से हो रहा है नहीं, देखरेख ठीक से हो रही है या नहीं हमारी ड्रेसेस की, या हमारा माल कम तो नहीं पड़ रहा, डिमांड ज़्यादा है तो माल पूरा पूरा रहना चाहिए, कस्टमर्स उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं कि नहीं, और स्टोर्स को सामान प्रोवाइड कराते हैं। और पर्सनल एंड ब्रांच स्टोर जो होते हैं उनका ये काम होता है कि रियलिटी देखना कि सच में यहाँ पे काम चल रहा है नहीं, यहाँ के लोग ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, इन्होंने हमारा सामान तो लेके रख लिया पर क्या हमारे सामान को दिखाते हैं, कस्टमर के आगे डिस्प्ले करते हैं कि नहीं। तो पहले आपको ये शायद टर्म्स मुश्किल लग रही होंगी, पर क्या अब आपको ये टर्म्स आसान लग रही हैं? ओके, थैंक यू। नहीं लग रही तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे करना, झूठ मूठ नहीं करो, कर दोगे तो मैं ऐसे दोबारा भी समझा दूंगी, ऐसी वाली नहीं हूं मैं कि नहीं बताऊंगी, बता दिया एक बार, ऐसे नहीं करूंगी, ठीक है। अब आता है बड़ा इंटरेस्टिंग है पर थोड़ा सा रह गया है बच्चों, अभी करेंगे कि बाद में करेंगे? कर ले 5 मिनट और, हाँ? कौन कह रहा है बाद में? शिवानी मात्र वॉशरूम जाना है क्या आपको? नहीं, थोड़ा सा ही तो है, इंटरेस्टिंग है, अपने आप कर लोगे क्या? देखो, प्रिपरेशन ऑफ करियर, करियर की तैयारी कैसे करें, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें करियर बनाओ, अच्छा है ये, बहुत मजेदार है। काश मुझे भी कोई समझा देता पहले, तो मैं आज टीचर बनी ना बैठी होती, मर्चेंडाइजर होती। अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहन के फैशन डिजाइनर्स और एक्टर एक्ट्रेस के बीच में घूम रही होती, यस आई एम दी मर्चेंडाइजर, आई एम दी मर्चेंडाइजर। मेरे बारे में किसी ने पढ़ाया नहीं मुझे ये। ओके, एजुकेशन क्या करनी चाहिए, क्या क्या पढ़ाई करने की जरूरत है, ये भी किताब में लिखा हुआ है। क्या क्या कोर्स करेंगे, कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे कि हम मर्चेंडाइजर या फैशन डिजाइनर या फैशन मर्चेंडाइजर बन सकें, और इसमें क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं। खाली फैशन डिजाइनर नहीं है, देखो एक पोस्ट होती है विजुअल मर्चेंडाइज डिजाइनर, फैशन डिजाइनर जो आपको पहले से पता है, सेट डिजाइनर, सेट डिजाइनर क्या होते हैं, मूवीज में भी होते हैं सेट डिजाइनर और फैशन शोज में भी होते हैं सेट डिजाइनर्स, और इंटीरियर डिजाइनर। इंटीरियर डिजाइनर तो वो हो गए जो घर का इंटीरियर, ऑफिस का इंटीरियर, शोरूम्स का इंटीरियर करते हैं। सेट डिजाइनर वो हो गए जो ये मूवी के सेट वगैरह डिजाइन करते हैं बच्चों, मूवी के सेट डिजाइन करते हैं कि नहीं? शादी का फंक्शन होता है तो कपड़े लेके लंबी लंबी साड़ियां, रंग बिरंगी साड़ियों से घर से सजा देते हैं, शादी का लुक आ जाता है, सेट डिजाइनर वो होते हैं। ठीक है, चैप्टर खत्म, खुश। आज की हमारी मेहनत सफल हो गई। आई एम सो हैप्पी कि आप सुबह उठे, मैं भी सुबह उठी। तो अगर हम सुबह उठे तो एक चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए। पता है कोरोना की वजह से ना ये नवंबर अक्टूबर में तो हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता था, पर अब की बार स्लो चल रहा है, पर कोशिश करते हैं इसको ख़त्म करने की ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम प्रिपरेशन के लिए मिल जाए। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।